साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने वायुमंडल के विषय में पार्ट 1 के रूप में कुछ बातों को पर चर्चा किया था। आज हम लोग वायुमंडल में भाग 2 पढ़ेंगे, यानी कि जो हम लोग कल पढ़े थे उससे आगे आज अध्ययन करेंगे। साथियों देखिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पृथ्वी का एक नमूना है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, और इस पृथ्वी के चारों तरफ व्यापक मात्रा में गैसों का आवरण है। ये आवरण किस तरीके से पृथ्वी पर रुका हुआ है। देखिए, पृथ्वी की अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण ये वायुमंडल, जो गैसों का एक समूह होता है, एक मिश्रण होता है, वह वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वो उसके समीप रुका हुआ है। इस वायुमंडल में अगर बात करें, केवल वायु ही नहीं है, इस वायुमंडल में वायु प्लस जलवाष्प प्लस धूल कण मौजूद है। इन तीन चीजों से कुल मिलाकर के वायुमंडल बना है। तो आइए, कल हम लोग देखे थे कि वायुमंडल में हम लोग वायु के बारे में पढ़ा था। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि वायु में गैसों का मिश्रण है। गैसें कौन कौन सी हैं? जिनमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़े थे। ऑक्सीजन गैस होती है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़े थे। आर्गन गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। जो महत्वपूर्ण गैसें हैं ये 4 हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनकी मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा और कुछ गैसें हैं। अगर हम गैसों का नाम लें तो सबसे स्टार्टिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, उसके बाद नियॉन, जियान, कैप्ट्रॉन, रेडॉन। तो इनमें से जो हम लोग कल चर्चा किए थे, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस जिसकी मात्रा 78.08% है, ये सबसे अधिक है। ये गैस सबसे अधिक है। ये तत्व में भी सबसे अधिक माना जाता है और गैस में अधिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। एक भौतिक अवस्था और दूसरा रासायनिक अवस्था। अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस 3 बातें आती हैं। इसमें क्या आता है? इसमें तत्व और यौगिक और मिश्रण 3 बातें आती हैं। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ गैस के रूप में भौतिक स्वरूप देखेंगे तो गैस के रूप में है, और रासायनिक स्वरूप देखेंगे तो तत्व के रूप में है। यदि प्रश्न बनाता है कि वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे अधिक मौजूद है, तो नाइट्रोजन मौजूद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि यह आग को जलने से रोकती है, और ऑक्सीजन क्या करती है? आग को जलाने में मदद करती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग जलेगी ही नहीं। तो आपको ये समझ लेना है कि नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इससे पहले इस पर चर्चा कर लिए हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन प्राण वायुदायक गैस है ही। और इसके अलावा आर्गन है। हाँ, ये आर्गन जो महत्वपूर्ण गैसों में इसकी मात्रा अधिक है, इसलिए जो है ये 4 के साथ रखा गया है, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, एक निष्क्रिय गैस है। यह किसी अन्य गैसों के साथ यह आपस में एक क्रिया नहीं करती, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहा गया है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह एक जो है प्रदूषककारी गैस माना गया। वैसे तो यह प्रदूषक गैस है नहीं इंडिविजुअल, लेकिन यह प्रदूषककारी गैस माना गया है। क्यों माना गया है? यदि इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तब तो यह प्रदूषककारी गैस है, अन्यथा यह स्वयं जो है प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग देखें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% है, और इसको लगभग अगर देखें तो 0.03% है। लेकिन जो महज डबल ज़ीरो अगर कहें 0.6% में इसमें जो थोड़ा सा वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के कारण वैश्विक तापन हुआ है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियर पिघला है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अब जो है प्रदूषक के रूप में सामने आई है, जिस पर जो है एक
सहमति बनी है, प्रोटोकॉल हो रहा है 1997 में वैश्विक तापन के लिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हम लोग नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं गैसों के बारे में। और जो अक्रिय गैसें हैं उनमें जो है सबसे अधिक, जो अक्रिय गैसें हैं उनमें सबसे अधिक जो है अक्रिय गैस में कौन है? आर्गन। आर्गन सबसे अधिक अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। रेडॉन गैस जो है, ये रेडॉन गैस ये जो है पृथ्वी के समीप पाई जाती है। यह वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि यह भारी गैस है, यह भारी गैस है, इस कारण से यह पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। जब भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यह ऐसा लगता है कि भूकंप आने वाला है, तो ये गैस जो है इस तरीके से फैल जाती, जिससे जो भूकंप आने का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वो है रेडॉन। कौन सी गैस सबसे अधिक अक्रिय है? वो है आर्गन गैस। और कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय है? वो है सक्रिय गैस में सबसे अधिक सक्रिय है ऑक्सीजन गैस। ध्यान देना इस पर, ये है ऑक्सीजन। सबसे अधिक जो है सक्रिय कौन सी है? वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो है कुल मिलाकर के 4 प्रश्न बनने की संभावना होती है गैसों के मामले में। पहला है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा है, दूसरा है आर्गन जो है ये सबसे अधिक अक्रिय गैस है, और जो रेडॉन है वो रेडॉन धरती के समीप पाई जाती है और ये भारी गैस है, इसके कारण ये नीचे रहती है। और उसके बाद सक्रिय गैसों में है जो है वो है ऑक्सीजन। अगर जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है एक तरीके से प्रदूषककारी गैस माना गया है। प्रदूषककारी, अभी हमने बताया कि प्रदूषककारी क्यों कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वह प्रदूषककारी गैस होती है। और जहाँ पर एक विषैली गैस की बात होती है तो विषैली गैस वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है एक विषैली गैस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब श्वसन करते हैं लोग तो ये जो गैस होती है वो अगर फेफड़े में जाती है तो एक तरीके से बाधा पहुंचाती है, हीमोग्लोबिन से मिलकर के श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचा देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये विषैली गैस मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम लोग जो है थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि जलवाष्प के विषय में, जलवाष्प का अपना क्या इंपॉर्टेंस है, जलवाष्प के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए जलवाष्प किसे कहते हैं? जलवाष्प की बात कर लें तो जल का वाष्पित रूप, जल का वाष्पित रूप क्या है? वो जलवाष्प कहलाता है। जैसे देखिए जो भी धरती पर जल है, चाहे वह समुद्र के रूप में हो, चाहे महासागरों में, चाहे तालाबों में, चाहे पेड़ पौधों में हो, या फिर जो है कपड़े जो सुखाते हैं वहाँ से, या फिर खाना बनाते हैं वहाँ से, तो कहीं न कहीं आप देखें 2 रूपों में जो है जल का वाष्पीकरण होता है। एक तो जो है वह प्राकृतिक कारण हो सकता है, प्राकृतिक कारण, और दूसरा देखें तो वो हो सकता है मानवीय कारण। मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण जो है वो तो अपने आप प्रकृति मैनेज कर लेती है, लेकिन जो मानवीय कारण है सबसे अधिक मानवीय कारण से हो रहा है। कैसे हो रहा है? जलाशय बना रहे हैं, मछलियां पाल रहे हैं, नहरें खोद रहे हैं, और हालांकि ये उपयोगी है, नदियां हैं, और इसके अलावा जो कपड़े सुखवा रहे हैं, पेड़ पौधे जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसके द्वारा, इसके अलावा जो गैस निकल रही है कृत्रिम रूप से, तो इन तमाम कारणों से जलवाष्प में वृद्धि हो रही है। जलवाष्प में वृद्धि होना आवश्यक है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में यदि जलवाष्प वृद्धि हो जाएगा तो एक एक ग्लास का निर्माण हो जाता है पूरे वायुमंडल में, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस। हालांकि ग्रीन हाउस भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि ग्रीन हाउस नहीं रहेगा तो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो सकता, फसलें पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए ग्रीन हाउस का नाम ब्रिटेन में रखा गया, क्योंकि ब्रिटेन में आप लोग समझते हैं कि वहाँ जो है ठंडी अधिक पड़ती है, जिसके कारण जो है उतना तापमान नहीं मिल पाता जिससे कि वहाँ पर फसलें उगा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का निर्माण कराया, जिसके कारण सूर्य की किरणें तो आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं, और जिससे जो है वहाँ पर फसलें अच्छी पैदा हो जाती हैं, साग सब्जियाँ। तो वही नाम दिया गया है ग्रीन हाउस। तो यहाँ पर जो है जल वाष्प अधिक मात्रा में जब हो जाएगा वहाँ वायुमंडल में,
तो जो है ग्रीन हाउस का निर्माण कर लेगी। अगर ग्रीन हाउस का निर्माण कर लेगी तो इससे क्या हो सकता है कि इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य तमाम गैसें हैं जो इसके सहयोग में सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, वो होगी जलवाष्प। जलवाष्प ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा गैस है। इसके बारे में हम लोग जो है जब ग्रीन हाउस पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ जो है जलवाष्प अधिक रूप में पाया जा सकता है वायुमंडल पर। देखिए ये इक्वेटर है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री है। ऊपर हम लोग जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और नीचे की तरफ 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश अधिक पड़ेगा। जब प्रकाश यहाँ पर अधिक पड़ेगा तो यहाँ पर जल का वाष्पीकरण अधिक होगा। जल का वाष्पीकरण अधिक होगा तो ये हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यहाँ पर अधिक जल वाष्प रहता है। भूमध्य रेखीय यानी कि वायुमंडल में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक जल वाष्प रहता है, जल वाष्प अधिक रहता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है, जल वाष्प में कमी आती है। अगर हम बात करें यहाँ विषुवत रेखा के समीप 2.6% जलवाष्प रहता है और उसके बाद यहाँ पर लगभग 50 डिग्री पर पहुँचते पहुँचते ये 0.6% के आसपास हो जाता है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 0.2% के आसपास रह जाता है। तो जो औसत निकाला जाता है जलवाष्प का, तो जलवाष्प कितना है, देखिए जलवाष्प 1 से 4% पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 1 से 4%। ये 1% न्यूनतम है, ये 4% अधिकतम है। अगर पूछे औसत में तो औसत में कुल मिलाकर के ये जो है 2% पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में 2% पाया जाता है जलवाष्प। अगर पूछे कि कुल जलवाष्प कितना पाया जाता है, 1 से 4%। औसत अगर पूछता है तो 2% पाया जाता है। ये रही बात जलवाष्प की। तो अब तक हम लोगों ने वायु को पढ़ा, उसमें जो गैसें उसको पढ़ा, फिर जलवाष्प के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। क्या अकेले जलवाष्प ही सब कुछ कर जाएगी? जलवाष्प होने से क्या फायदा होता है कि मान के चलिए जलवाष्प जब यहाँ पर भाप बन के ऊपर उड़ा, वाष्पीकरण हुआ, तो ये जब तक ऊपर जाएगा, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती है जलवाष्प। जब जलवाष्प ठंडी हो जाएगी तब ये बादलों का निर्माण करेगी। देखिए जलवाष्प ठंडी हो गई, बादलों का निर्माण की, और बादलों का निर्माण करने के बाद ये संघनित होकर के वर्षा करेगी और वर्षा हमारे लिए क्या है, लाभकारी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्षा तो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में यदि जलवाष्प हो जाएगा और इसके साथ साथ अभी हमने एक और बिंदु पर चर्चा करेंगे, धूल कण। यदि ये धूल कण ना हो, याद रखिएगा, यदि ये धूल कण ना हो तो अगर इसको 400% आप कर दें फिर भी वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए ये जो धूल कण है इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये धूल कण जब वायुमंडल में रहते हैं तो जल का जो वाष्पीकरण होता है कहीं न कहीं उससे लिपट करके ये बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है, फिर संघनित हो करके वो नीचे की तरफ आते हैं, तो कहीं न कहीं धूल कण का भी होना आवश्यक है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग जो है बिना देर किए हुए अगला टॉपिक जो है फटाफट देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे धूल कण के बारे में। धूल कण क्या है? देखिए धूल कण को ये कहते हैं कि धूल कण, ये है धूल कण। धूल कण को कहा जाता है एरोसोल। एरोसोल इसको कहा जाता है एरोसोल। अभी हम लोगों ने पढ़ा जलवाष्प, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा वायु, तो ये क्या है, धूल कण। जब धूल कण प्लस जलवाष्प मिल जाते हैं और ये पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक रहते हैं, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक माने तो अगर लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये रहते हैं तो एक धुंध कोहरे का कहते हैं, धुंध कोहरे का निर्माण करते हैं।
धुंध कोहरे का निर्माण ये किसके कारण होता है? ये धूलकण और जलवाष्प के कारण। वैसे तो जलवाष्प की अधिकतर मात्रा 90% मात्रा जो है वो क्षोभमंडल में पाई जाती है और इसका 50% जो है वो 2 ही किलोमीटर में पाया जाता है जलवाष्प। अब देखिए धूलकण का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने बात किया कि धूलकण और जलवाष्प मिलकर के जो है एक धुंध कोहरे का निर्माण करते हैं। इस जो धूलकण है इसको एरोसोल कहा जाता है। वायुमंडल में जो छोटे कण हैं, ठोस कण हैं, उनको क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है, धूल के कण कहे जाते हैं। इन धूल कणों में राख भी सम्मिलित है, इन धूल कणों में जो है परागकण भी सम्मिलित हैं, उल्कापिंड से जो आते हैं छोटे छोटे टुकड़े वो भी सम्मिलित हैं, कंपनियों से जो धुआं निकलते हैं राख के रूप में वो भी सम्मिलित हैं। तो तमाम चीज़ें जो इसमें एक कण के रूप में वायुमंडल में है उसको क्या कहते हैं? धूलकण या एरोसोल कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों बिंदुओं पर अपना अपना महत्व है। वायुमंडल में वायु, जलवाष्प और धूलकण मौजूद है जिसके कारण यह पूरी तरीके से मानव के लिए अनुकूलित है, अन्यथा मानव के लिए यह जो है ग्रह भी अनुकूलित नहीं होता, जिसके कारण से यहाँ पर जो है एक तरीके से वायुमंडल टिका हुआ है। तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा कि आज वायुमंडल के बारे में जो पढ़ रहे थे कि वायुमंडल के बारे में ये जो 3 बातें हमने लिखी थी इस पर चर्चा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि परत, यहाँ पर वायुमंडल में आप लोग पढ़े होंगे कि कई परतें हैं, कई परतें हैं। उन परतों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वायुमंडल में जो परत है वो क्यों बनाई गई है। वायुमंडल में जो परत है वो इसलिए बनाई गई है कि विभिन्न परतों में कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। अगर बात करें तो निचली परत में कुछ अंतर है, उसके बाद कुछ परत है तो उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, इसके बाद कुछ परत है। तो इन परतों में जब अंतर आया है तो उन परतों के आधार पर, उन अंतरों के आधार पर अलग अलग रूपों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए जो मंडल है वायुमंडल, वायुमंडल को जो है क्या कहते हैं कि ताप के आधार पर, किसके आधार पर? ताप के आधार पर और रासायनिक आधार पर 2 रूपों में बांटा गया है, ताप के आधार पर और रासायनिक। ताप के आधार पर हम लोग देखते हैं तो क्षोभमंडल जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, सममंडल और मध्यमंडल, आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर रासायनिक की बात करते हैं तो ये 2 रूपों में पाया जाता है। ये कितने प्रकार ताप के आधार पर? 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और रासायनिक पे देखेंगे तो एक सममंडल होता है और एक विषम मंडल होता है। सममंडल में ये ऊपर के 3 ले लेते हैं और ये विषम मंडल में नीचे के 2 ले लेते हैं। तो इसमें कहेंगे क्षोभमंडल आ जाएगा, सममंडल आ जाएगा और मध्यमंडल आ जाएगा। और विषम में अगर देखते हैं तो विषम में आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आ जाता है। तो इस तरीके से विषम मंडल और सममंडल क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये 3 परतें हैं, क्षोभमंडल, सममंडल और मध्यमंडल, इसमें जो गैसें हैं वो लगभग एक अनुपातिक रूप में, स्थिर रूप में है, उनकी मात्रा लगभग उतनी बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आयन मंडल, बहिर्मंडल, इसमें घटती और बढ़ती रहती हैं, इसलिए इसको विषम मंडल कहा गया है। तो आइए एक एक परत पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगली परत, जब तक हम उसका खाका बनाए इसके बारे में आप पहले देख लीजिए थोड़ा सा, ये खाका कैसे बनता है, किस आधार पर। देखिए